इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 4 है एयर, हवा यानी कि वायु, और वायु का जो पूरा आवरण होता है उसको बोलते हैं वायुमंडल। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%। और क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं 21%। और क्या पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ही छोड़ते हैं। और भी बहुत चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सिर्फ हम ही नहीं छोड़ते हैं। फिर उसके बाद आर्गन, फिर उसके बाद बहुत सारी गैसेज पाए, छोटी बहुत कम मात्रा में। फिर उसके बाद और भी कुछ वायुमंडल में पाई जाती है, बताइए तो। देखिए छोटा छोटा जो धूल कण होता है वो भी तो वायुमंडल में पाया जाता है ना। तो उन्हीं सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, बादल कैसे बनता है, बारिश के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले देखिए हमारे चारों ओर क्या है, चारों ओर वायु है। वायु हमको दिखाई देगा नहीं, पर है कि ना। आप हाथ हिलाइए, आपको लगेगा कि हाँ हवा इधर से उधर हो रहा है। हिला कर देखिए, ऐसे हिलाइए, पता चलेगा हवा इधर से उधर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, चारों ओर क्या है, वायु है। वायु है ना, तो वायु हमको क्या कर रहा है, वायु हमको सांस दे रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन दे रहा है कि ना, वायु से ही मिल रहा है। सूरज के हानिकारक किरण एक होता है परावैंगनी किरण। ठीक है, उससे क्या बचा जाता है, तो वायुमंडल के ही सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है ओजोन 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 ओजोन, तो वही बचाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक बड़ी चादर से ढकी हुई, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और इसमें सांस लेने के लिए हवा देती है, सूरज से हानिकारक किरणों से बचाता है, और तापमान को जीवन योग्य बनाए रखता है। मान लीजिए एकदम कम तापमान हो जाएगा, एकदम ठंडी आ जाएगा, मतलब तो आपको रहा नहीं होगा। चाहे एकदम गर्मी हो जाएगा फिर भी रहा नहीं होगा। तो एकदम मीडियम मतलब टेम्परेचर होना चाहिए। वो भी क्या बनाता है, हवा। क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी पैदा करता है। एक काम कीजिए, आप सांस लीजिए और छोड़िए, और देखिए छोड़ते समय नाक के पास उंगली रखिए, उंगली, तो आपको पता क्या चलेगा, आप अपने नाक से गर्म हवा छोड़ रहे हैं। तो गर्म हवा गर्म क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होता है। समझ में आया। तो वायुमंडल में अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अगर हो जाएगा तो क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि ना। तो यानी कि तापमान को जीवन योग्य बनाए रखने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी सीमित मात्रा में वायुमंडल में चाहिए कि ना। देखिए इंग्लिश में देख जिस जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में नोट्स बना लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में होंगे इंग्लिश में नोट्स बना लीजिएगा, और हिंदी में नोट्स बना लीजिएगा। तो आर अर्थ इज सराउंडेड बाय a huge blanket of air called atmosphere. It gives us air we breathe, protect us from the sun's harmful ray, and keep the temperature suitable for life. ठीक है, और बिना एटमॉस्फेयर के अर्थ वुड बी टू हॉट ड्यूरिंग द डे एंड टू कोल्ड एट नाइट। हो जाएगा कि ना। यानी कि देखिए सूरज से जो ऊष्मा आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वायुमंडल नहीं रहेगा तो पूरा मतलब गर्मी हो जाएगा दिन में, और रात में एकदम ठंडा हो जाएगा। काहे कि पूरा मतलब ऊष्मा मतलब सूरज का जो हीट रहेगा पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, तो एकदम ठंडी हो जाएगा। वायुमंडल ही ना जो सूरज की गर्मी के रोक के रखता है, रात में हमको ज़्यादा ठंडी नहीं लगता है। समझ में आया। अब वायुमंडल में भी मेनली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ऊष्मा को रखता है। समझ में आया। देखिए तो कंपोजिशन इसमें देख लेते हैं पूरा। जैसे कि देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की संरचना क्या है, 78% नाइट्रोजन। और देखिए नाइट्रोजन किसको जरूरी होता है, प्लांट को, बट प्लांट इसको डायरेक्ट 78% नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। प्लांट कैसे लेता है, तो ये मतलब देखिए 78% नाइट्रोजन है, इसमें से कुछ मिट्टी में घुला हुआ रहता है, या फिर कोई बैक्टीरिया आसपास रहता है ना मिट्टी के, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट में बदल देता है, और पौधा जड़ के माध्यम से नाइट्रेट, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में अवशोषित करता है। यानी कि पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं ले सकता। ठीक है ना, कैसे लेता है,
मतलब मिट्टी के माध्यम से पौधा का जड़ ग्रहण करता है नाइट्रोजन, ठीक है। और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? बैक्टीरिया, तब पौधा ले पाता है। समझ में आया? तो 78% नाइट्रोजन है तो हमारे एटमॉस्फेयर में, बट उसको प्लांट डायरेक्ट नहीं लेता है, मिट्टी के माध्यम से लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। सारे जीवित प्राणी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए? प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए? प्लांट को। तो देखिए, यूज बाई प्लांट इन फोटोसिंथेसिस, क्यों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है जिससे प्लांट भोजन बनाता है, ठीक है। कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग इफ एक्सेस, यही हम आपको बताए हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, ठीक है। बर्फ़ पिघल जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए अदर में बहुत सारा गैस, आर्गन, हीलियम, ओजोन। ओजोन का फार्मूला होता है O3, यानी कि 3 गो ऑक्सीजन से बनता है। और ओजोन गैस का फार्मूला होता है O2। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका फार्मूला होता है O2। और जो ओजोन होता है उसका फार्मूला होता है O3, ठीक है, याद रखिए। और सीधा ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं मौजूद होता है, वो या तो ऑक्सीजन गैस के रूप में रहेगा या तो ओजोन के रूप में रहेगा, सबसे वायुमंडल के ऊपरी परत में, ठीक है। समझ में आया क्या? अब आगे देखते हैं। एयर इज नॉट अ सिंगल गैस, हवा एक सिंगल गैस नहीं है। हम आपको बता देते कितना गैस हवा में है। और याद देखिए यो सब गैस पाया जाता है, मतलब हवा क्या है? मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस मतलब क्या हुआ? जैसे कि हाउस हुआ, ठीक है। हाउस या हाउस में गर्मी आएगा, गर्मी आ रहा है, गर्मी आ रहा है, गर्मी आ रहा है। आई गर्मियाँ रात में जाइए नहीं रहा है, यही में फंस जा रहा है, तो हमको गर्मी लगेगा। आई कौन गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही हमको रात में ज़्यादा गर्मी लगता है। समझ में आया? टाउन में देखिएगा ज़्यादा गर्मी लगेगा, काहे? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, प्रदूषण के कारण, गाड़ी वाहन कुछ भी जला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, इसलिए वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गर्मी लगता है। समझ में आया? If tree are cut, oxygen level decreases and carbon dioxide increases, disturb balance। जैसे कि देख लीजिए, आप पेड़ पौधा काटिएगा तो कथी होगा? पेड़ पौधा काट दिए, अब पेड़ पौधा क्या लेता है? ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ पौधा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गर्मी कम करेगा। और क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी है, बट अगर आप पेड़ पौधा के काट दीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा नहीं ले पाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। हमको चाहिए ऑक्सीजन, और वायुमंडल में ऑक्सीजन सीमित मात्रा में है, अगर ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? तो ना हम जिंदा रहेंगे ना पेड़ पौधा जिंदा रहेगा, कोनो जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएगा। इसलिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधा लगाइए, समझिए। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के अभी परत को देखते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही फिगर में आएंगे। देखिए सबसे ऊपर सबसे अति होता है, मतलब नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर, ऐसे याद कीजिए TSMTE, ठीक है। TSMTE, TSMTE यानी कि ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल के ई वाला जो परत होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ई हो गया ट्रोपोस्फेयर। इतना ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल संबंधी जितना भी घटना होगा ना, मान लीजिए मेघ आ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में नहीं उड़ता है, एरोप्लेन में नहीं उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये गलती दे दिया है, एरोप्लेन इसमें नहीं उड़ता है, ये नहीं उड़ता है, ठीक है। एरोप्लेन उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसमें एरोप्लेन उड़ता है, इसमें, ठीक है। इसमें AIROPLAN, समझ गए ना? इसमें एरोप्लेन उड़ता है, इसमें क्या उड़ता है? तो हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर होता है वो उड़ता है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ऑल वेदर चेंज, जितना गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, सारा वेदर चेंज होता है ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में। क्या है कि बादल यहीं पर बनता है, इसलिए मौसम संबंधी सारा घटना यहीं पर होगा।
समझ में आया। हेलीकॉप्टर भी उड़ता है यहीं पर। आप कभी कभी सुनो होइएगा खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टरों ने टकरा गया, ही नहीं टकरा गया। तो यानी कि हेलीकॉप्टर भी क्या उड़ता है, कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर यानी ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल में। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर अभी, और एवरेज 13 किलोमीटर होता है। कहीं पर 8 किलोमीटर भी, कहीं पर 13 किलोमीटर भी। कहाँ पर 8 कहाँ पर 13, समझिए। ये फिगर ही हटाइए, देखिए यहाँ पर देखिए 13 किलोमीटर हो जाएगा कि ना, 13 किलोमीटर। यहाँ पर 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब तर वेरी करता है, ठीक है। क्षोभमंडल के बाद होगा समताप मंडल। समताप मंडल लगभग कितना, तो 50 किलोमीटर तक, ठीक है, यहाँ तक। समताप मंडल में कंटेन्स ओजोन लेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड वेस्ट फ्रॉम फ्लाइंग। देखिए एरोप्लेन जो उड़ता है ना, यहाँ पर न उड़ के यहाँ पर चल जाता है उड़े। देखिए जब एरोप्लेन उड़ता है तो कुछ देर के बाद हम तो नहीं गए हैं ना, आप ही गए होइएगा, तो फिर लीजिए खाली। जैसे कि एरोप्लेन उड़ा तो इधर सब तरफ बादल रहता है ना, तो एरोप्लेन पहले क्षोभमंडल से उड़ा 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 13 किलोमीटर ऊपर गया, 14, 15, 16, 18, 19, 20 यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ नहीं है, ना बादल है, न कोई वायुमंडल का उतना दिक्कत है। बहुत कम गैसेज यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। बादल तो को पाया ही नहीं जाता है, तो क्या होगा वहाँ, मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होगा। यानी कि एरोप्लेन आराम से उड़ रहा है, कोई दिक्कत ना, इनने उनने कोई दिक्कत ना। तो यानी कि एरोप्लेन के उड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पर मौसम संबंधी कोई घटना ही नहीं होता है, वायुमंडल ही नहीं होता। वायुमंडल होता है लेकिन यहाँ पर मौसम संबंधी घटना बहुत कम होता है, ठीक है। ये देखिए इहे पर स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे निचला परत में पाया जाता है ओजोन परत। क्या पाया जाता है, ओजोन परत। यहाँ पर पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करता है, सूरज से आने वाला जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होता है ना, उसको रोक लेता है, उसको रोक लेता है। ओजोन लेयर के फॉर्मूला होता है O3। तो ये पराबैंगनी किरण जब आता है ना, तो ओजोन से टकरा के ऑक्सीजन में बदल जाता है। जितना पराबैंगनी किरण आएगा ओजोन से टकराएगा ऑक्सीजन में बदलेगा, ओजोन से टकराएगा ऑक्सीजन में बदलेगा। अब पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक, हम तक नहीं पहुंच पाता है। मान लीजिए अगर ये ओजोन परत नहीं रहता तो पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ जाता। अगर पृथ्वी पर आ जाता तो हमको हो जाता चर्म रोग, चमड़ा संबंधित बहुत तरह की बीमारी होने लगता, तो दिक्कत हो जाता रहना। समझ में आया। तो ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के निचली परत पे, ठीक है, ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। देखिए ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फीयर 13 से 50, मेसोस्फीयर 50 से 80, ठीक है। अब मेसोस्फीयर में क्या होता है, देखिए वायुमंडल से जो बड़ा बड़ा उल्का पिंड सब आया यहीं पर जल जाता है, खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई उल्का पिंड आ रहा है, इसमें घुसा, तरीका उसको घसराया, मतलब तरीका कम हुआ, इसमें घुसा, तरीका और घर्षण के कारण दिक्कत हुआ, इसमें आया, पूरा घर्षण के कारण इसमें जल वल के ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए वायुमंडल रहता ही नहीं, ये उल्का पिंड सीधे हमारे पृथ्वी पर आके गिरता, धम कहूँ पर गिर जाता, ख़त्म। तो वायुमंडल हमको बहुत चीज़ से बचाता है, ठीक है ना। अगर वायुमंडल नहीं रहता तो ये जो उल्का पिंड है ये पृथ्वी पर हमेशा गिरत रहता एने ओने। तो जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो बहुतले खदिया सब रहता है, काहे, इहे उल्का पिंड सब गिर 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 के खदिया खदिया बहुत कर दिया है। वहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो चंद्रमा पर आप देखते रहिएगा फोटो में, चंद्रमा पर बहुत खदिया हो दिया है, काहे, ये उल्का पिंड सब के चलते ना, वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, समझ ला। उसके बाद थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडली 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। ऐसा मतलब तापमंडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम तापमान रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी आप सेटेलाइट उटेलाइट भेजते हैं ना मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मतलब कि भारत छोड़ा है सेटेलाइट, हाउस सेटेलाइट, हाउ उपग्रह छोड़ा, तो जितना उपग्रह छोड़ते हैं ना ये थर्मोस्फीयर में जाके रुक जाता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। पृथ्वी के ये पृथ्वी है ना, देखिए, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहेगा, ऐसे थर्मोस्फीयर में घूमते रहेगा, समझ में आया। यानी कि पृथ्वी से लगभग ये 690 700 किलोमीटर यानी कि 85 किलोमीटर से ऊपर, 120 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के ऊपर छोड़ देते हैं तो थर्मोस्फीयर में घूमने लगता है पृथ्वी के चारों ओर। तो क्या चीज़ छोड़ेंगे, सेटेलाइट उटेलाइट। तो सेटेलाइट उटेलाइट कहाँ मिलेगा, थर्मोस्फीयर में।
देखिए उल्कापिंड कहाँ पर मिलेगा, मेसोस्फीयर में। एरोप्लेन कहाँ पे उड़ेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ेगा, ट्रोपोस्फीयर में। मौसम संबंधी सारा घटना कहाँ होगा, ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर, ये छोड़ दीजिए, लगभग 13 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर के लगभग 50 किलोमीटर, 13 से 50। मेसोस्फीयर के लगभग 50 से 85। थर्मोस्फीयर के 85 से 690। और उससे ऊपर हो जाएगा एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल एवं 400 आउटर मोस्ट लेयर, वेरी थिन एयर गैसेज लाइक हीलियम, हाइड्रोजन एस्केप टू स्पेस। इसके बाद आप स्पेस में पहुंच जाइएगा थर्मोस्फीयर के, एक्सोस्फीयर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा गैस रहेगा, जितना हल्का गैस होगा। हल्का गैस कौन होता है, आप सुने होइएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। मतलब हाइड्रोजन सबसे हल्का, उससे हल्का हीलियम, उससे हल्का लिथियम। तो लिथियम धातु हो जाता है, तो हाइड्रोजन हीलियम गैस है। तो ये सब मिलेगा हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। तो ई वाला नोट्स में ई बना लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों ही बना लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए ट्रोपोस्फीयर में क्या होगा, जितना मौसम संबंधी घटनाएँ। एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में, समतापमंडल में। ओजोन लेयर कहाँ पर पाया जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे निचली सीमा पर। फिर उसके बाद में मध्यमंडल में क्या पाया जाता है, जितना उल्कापिंड रहेगा यहीं पर जल के ख़त्म हो जाएगा। थर्मोस्फीयर में क्या, वो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सैटेलाइट वैटेलाइट भेजते हैं वो कहाँ पर, कम्युनिकेशन के लिए, थर्मोस्फीयर में। फिर एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल में क्या पाया जाएगा, सबसे बाहरी लेयर है, मतलब पृथ्वी का सबसे बाहरी हवा का गैस लेयर है। इसमें क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम जैसा हल्का गैस, ठीक है। उसके बाद अब चल जाइएगा स्पेस में, ठीक है। तो फन फैक्ट, वी रिसीव्ड ओनली 1.2 बिलियन पार्ट ऑफ द सन्स टोटल एनर्जी। बिलियन नहीं यहाँ पर, मतलब 1 से 2%, मतलब पार्ट एनर्जी ही हम यूज कर पाते हैं सूरज का। समझ में आया। सूरज से जितना एनर्जी रोज निकलता है उसका हम लोग क्या, पेड़ पौधा ज़्यादा यूज करता है। पेड़ पौधा ना सूरज की रोशनी में भोजन बनाता है। चाहे हम हो या पेड़ पौधा हो, मतलब हम लोग मेनली 1 से 2% सूरज का एनर्जी ही यूज कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटा सा इधर भी है, देखिए वेदर यानी कि मौसम, और क्लाइमेट यानी कि जलवायु। तो वेदर कथी है, कथी कहता है, ए वेदर चेंज हो गया रे, ए वेदर चेंज हो गया, बरसात आ जाता हो। तो वेदर क्या होता है, मौसम, मतलब दिन पर दिन जो चेंज होने वाला चीज़ होता है। जैसे कि मान लो अभी कुछ नहीं है, इतने देर बाद मेघ आ गया, मतलब कथी, वेदर चेंज हो गया। तो वेदर मतलब क्या होगा, जलवायु। वेदर मतलब मौसम, दिन प्रतिदिन के जो अति होता है। तो डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, उसको क्या कहेंगे, वेदर। अब वेदर क्या है, डे टू डे, तो चेंज क्विकली हो जाएगा। और जलवायु कथी, एवरेज, किसी भी मान लो 30 साल 40 साल हम वहाँ के वेदर देखें कि हम कहेंगे पाकिस्तान के वेदर ठीक है, घटिया है। मतलब रूस के वेदर ठीक है, वहाँ ठंडा रहा, लेकिन वहाँ ठंडा रहा। नेपाल के वेदर ठीक है, हाँ वहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ के वेदर ठीक रहा। लेकिन तो वेदर कथी, मान लो किसी जगह के 10 साल 20 साल के एवरेज हमको वहाँ का, एवरेज मतलब क्लाइमेट, मतलब एवरेज वहाँ के मौसम के हाल चाल, मतलब इस समय इतना बारिश इतना ठंडा है। तो एवरेज चीज़ रहता है 10 साल 20 साल के, तो उसका एवरेज निकाल के तब वहाँ का क्लाइमेट निकाला जाता है। तो एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लगभग 10 ईयर, ठीक है, इज कॉल्ड वेदर, ठीक है। एग्जाम्पल दिल्ली है एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब वहाँ के क्लाइमेट क्या है, एक्सट्रीम है, बहुत गर्मी है। क्यों, क्योंकि धीरे 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 गाड़ी उड़ी इतना चलने लगा वहाँ, तो वहाँ का क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हुआ। क्लाइमेट एक के बार थोड़ी ना चेंज होता है, 10 साल 20 साल में धीरे धीरे चेंज होता है। तो वहाँ पर गाड़ी उड़ी ये सब प्रदूषण प्रदूषण के चलते धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो गया। समझ में आया। तो दिल्ली हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी कि वेरी हॉट समर और वेरी कोल्ड इन विंटर। आप दिल्ली में जाइएगा ना तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। बट इट्स वेदर चेंज डेली, लेकिन उसका डेली वेदर चेंज होता है। मतलब कथी, मान लो अभी ठंडा है, रात में गर्मी हो गया, बरसात हो गया, तो वेदर चेंज हो गया कि ना। अब पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए एक हिंदी अगर आप नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, दिन प्रतिदिन मौसम के परिवर्तन को, दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वायुमंडल की एटमॉस्फेयर के परिवर्तन को मौसम कहते हैं। और एवरेज वेदर चेंज मतलब कि औसत मौसम परिवर्तन
किसी जगह के किसी लंबे समय अवधि में औसत मौसम परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। किसी जगह के लंबे समय अवधि में मौसम परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। ठीक है। और वेदर का क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन किसी जगह के वायुमंडल में बदलाव को मौसम कहते हैं। इस तरह से लिख लीजिए, आप समझदार आदमी हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, ठंडा गर्मी। हम कहते हैं ना एक टेम्परेचर हाई हो, छू के देखते हैं तो गर्म है। समझ में आया। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के हॉटनेस और कूलनेस। ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस यानी कि तापमान, वायु की गर्मी या ठंडक की मात्रा है। ठीक है। इट चेंज बिटवीन डे एंड नाइट एंड ऑल्सो विथ सीजन मेजर्ड विथ डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट से भी मापा जाता है, बाद में पढ़िएगा। फिर उसके बाद र्यूमर, रैंकिन, बहुत सारा मतलब नापने वाला होता है। मेनली डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट होता है। 3 को मेन होते थे जो आपको पढ़ना है 9वां में 8वां में। तो इट चेंज बिटवीन डे एंड नाइट ऑल्सो विथ सीजन, मतलब कि क्या होता है, दिन रात में मौसम चेंज हो जाता है कि ना, तापमान चेंज हो जाता है कि ना। अभी दिन में गर्मी है, रात में ठीक है ठंडा लग जाता है, तापमान चेंज हो गया। सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है कि ना, गर्मी के सीजन में गर्म लगता है, ठंडी आ जाता है तो ठंडा लग जाता है। नापते किससे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर केल्विन में भी मापते हैं, लेकिन मेनली याद कीजिए डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। डिपेंड्स ऑन इंसोलेशन, द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाई अर्थ। यानी कि देखिए सूरज से कितना ऊर्जा आ रहा है हमारे पास, उससे ही ना हमको गर्मी ठंडा तापमान बदलता रहता है। मान लीजिए ठंडी के दिन में कम ऊर्जा आता है, मतलब कम गर्मी आता है सूरज से, तो हमको मतलब ज़्यादा ठंडा लगता है। गर्मी के दिन, ठंडी के दिन में आप देखते होइएगा कि सूरज के गर्मी ज़्यादा हमको लगता नहीं है, नहीं लगता है, यानी कि सूरज से कम गर्मी आ पाता है, इसलिए टेम्परेचर घट जाता है। इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर से पोल, मतलब कि देखिए इक्वेटर, अर्थ हुआ ना, अर्थ के बीच में इक्वेटर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। कहीं कि मान लीजिए ये सूरज है, सूरज से सीधा गर्मी यहाँ पर आता है, मतलब रोशनी तो डायरेक्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगा। सबसे कम गर्मी कहाँ लगेगा, यहाँ पोल पर, ये दोनों पोल पर। ठीक है ना। तो इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर से पोल, यानी कि घटेगा कहाँ, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे कम कहाँ, पोल पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। ठीक है। सौर ऊर्जा क्या घटता है, सौर ऊर्जा। ठीक है। सिटी आर वार्मर देन विलेज बिकॉज बिल्डिंग एंड रोड ऑब्जॉर्व मोर हीट, मतलब कहती है देखिए और भी बहुत तरह कारण है कि सिटी में प्रदूषण भी होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके कारण भी गर्मी लगता है। और ऊपर से जितना बिल्डिंग रहता है, हीट आया तो वो मकनवा गर्म हो गया, रोड पर हीट आया वो रोडवा गर्म हो गया, तो रोड के मकान के ठंडा होने में टाइम नहीं लगता है, जिसके कारण शहर में ज़्यादा गर्मी रहता है। समझ में आए। लेकिन ये सब चीज़ गांव में नहीं है, गांव में फूस फास के घर रहता है, कम रहता है, इसलिए गर्मी कम लगता है गांव में। अब देखिए टेम्परेचर मापने के लिए बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि देखिए हम टेम्परेचर जो मापते हैं, जो टेम्परेचर थर्मामीटर से मापते हैं, किससे, थर्मामीटर से माप रहे कि ना, लगा कर थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वायु दाब, वायुमंडल में कितना दाब है, यहाँ पर कितना प्रेशर है, वहाँ पर कितना प्रेशर है। वायुमंडल में भी प्रेशर होता है, जैसे कि देखिए गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ के हवा कति होगा, गर्म होने के कारण हवा मतलब हवा दूर दूर भागेगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पर गर्मी आ गया, गर्मी हो गया तो क्या होगा, ये हवा फैलेगा, अब ये हवा दूर दूर हो जाएगा और गर्मी के कारण ये हवा हल्का हो गया, अभी धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और ऊपर उड़ेगा तो सारा हवा यहाँ पर ऊपर चला गया, सारा हवा कथी हुआ, ऊपर हो गया। अब ये हवा कहाँ चल गया, सारा हवा ऊपर, अब ऊपर हो गया तो कथी, यहाँ पर बहुत सारा गैसेस था। अब ये सब देखा कि रे इन्हें करी तो कुछ खाली हो गए, तो चल इन्हें, तो ये हवा सब इन्हें चलाएगा। समझ में आया कुछ, यानी कि थोड़ा देर के लिए यहाँ का वायु दाब घट गया कि ना, यहाँ का वायु दाब बढ़ल है, तो इसी कारण हवा का भी फ्लो हुआ है। तो वायु दाब हम किस चीज़ से मापते हैं, बैरोमीटर से। वायु दाब किस चीज़ से मापते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है। फिर उसके बाद रेन गेज, नामे है रेन गेज, तो हम वर्षा के मापेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद वाइंड वेन, ई वाला जो होता है, ये हवा के डायरेक्शन बता देता है। ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, थर्मामीटर ताप मापता है, बैरोमीटर वायुमंडल के दाब वायु दाब मापता है, रेन गेज वर्षा मापता है, और वाइंड वेन पवन दर्शक है, पवन मापता है।
पवन मापता है कभी बता देता है कि हवा इधर चल रहा है, हवा उधर चल रहा है। तो देखिए अब एयर प्रेशर पढ़ना है। अब भी हम आपको जस्ट बताएं, एक कहने गया ये ऐसा टाइप के ना करके बताएं, हवा ऊपर गया तो वह ना होता है एयर प्रेशर। क्या होता है, वार्म एयर ऊपर उठा है, गर्म हवा होगा तो कथी होगा, वो गर्म हवा होगा तो वो हल्का होके ऊपर उठेगा। ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठा, यहाँ का जगह हवा खाली हो गया, इन्हें कारी बहुता ले ठंडा हवा है, ठंडा हवा भारी होता है, वो आएगा, इन्हें कारी जगह खाली है तो ये वाला हवा सब ये खाली जगह में आएगा, ये खाली जगह में ये सब हवा आके भरेगा। ठीक है, गर्म हवा तो ऊपर आ गया तो ये खाली हवा इन्हें आके भरेगा, तो इसी के कारण हवा इधर से उधर चलता रहता है। समझ में आया? अब बताइए तो हवा का प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? सब जितना नीचे जाएंगे हवा का प्रेशर उतना ज़्यादा होता जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हवा का प्रेशर कहाँ होगा? सी लेवल पे। सी लेवल पे। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हवा का प्रेशर घटते जाएगा, हवा का प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि ऊपर कथी होता है, गर्म हवा पाया जाता है, गर्म हवा पाया जाता है। यानी कि गर्म हवा पाया नहीं जाता है, मेनली गर्म हवा नहीं पाया जाता है, गर्म होकर हवा ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी तो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है ना? तो देखिए सी लेवल यानी कि सबसे नीचे हवा बहुत ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे तो हवा की मात्रा घटते जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, एयर का प्रेशर कम होगा, नीचे एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर एयर का प्रेशर कम होगा। यही के लिए कितना आदमी पहाड़ उहाड़ पर जाता होगा, नाक से खून निकले लगता है, काहे को तो रहल है ज़मीन पर रहल है, यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, आ चल गया वो पहाड़ पर एयर प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है तो उसका शरीर तो आदी हो गया है, मतलब शरीर की आदत लग गया है ज़्यादा प्रेशर में रहे से। आ कम प्रेशर वाला बहुत ऊपर चल गया, प्रेशर कम है तो ओकर शरीर के अंदर खून कस के फेंकेगा, नाक में खून निकले लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर नाक में खून निकलने लगता है आदमी सबके, पहाड़ उहाड़ पर जाने पर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। प्रेशर क्या होता है, वेट होता है जो कि पृथ्वी पर लगता है। ठीक है, वायु दाब, वह बल है जो वायु अपने भार के कारण पृथ्वी के सतह पर डालती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है, याद रखिएगा। देयर इज नो एयर ऑन मून। अब ये नहीं कहते पहले बताएं, एयर नहीं है चंद्रमा पर, इसीलिए ना उल्का पिंड वहाँ पर छेद छेद कर दिया है। सो एस्ट्रोनॉट वेयर मतलब प्रेशराइज सूट पहनता है फिल्ड विद एयर, वहाँ पर हवा नहीं है इसीलिए। पवन किसको कहते हैं? द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। मतलब यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, क्षैतिज रूप से हिलने होने होना, इसी को कहते हैं पवन। पवन पवन। ठीक है, अब पवन के प्रकार हम देखेंगे। एक होता है स्थायी पवन जो कि हमेशा बहता है, एक होता है मौसमी पवन जो खास जगह पर बहता है। ठीक है, और एक होता है लोकल स्थानीय पवन, लोकल आदमी है तो मतलब कहीं छोटा एरिया पर पाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए परमानेंट वाइंड क्या होगा अभी बताएं। परमानेंट मतलब जो कि हमेशा बहेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में हर साल, मतलब हमेशा साल भर। जैसे कि एक होता है व्यापारिक पवन, ट्रेड पवन, या फिर वेस्टर्लीज पवन और ईस्टर्लीज पवन। ठीक है, और मौसमी पवन क्या होगा, कोनो खास मौसम में बहेगा। चेंजेज डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, मतलब डिफरेंट सीजन चेंज होगा तो अपना डायरेक्शन। जैसे कि मानसून इन इंडिया, मानसून आता है तो कस के हवा बहता है कि ना, आंधी तूफान के महीना में, तो यानी कि वो सीजनल वाइंड हो जाता है जो कि हवा मतलब किसी खास सीजन में चलता है। एक होता है स्थानीय पवन, मतलब कि कुछ छोटा इलाका में कोई बहता है हवा, तो ब्लो इन ए स्मॉल एरिया फ्रॉम अ शॉर्ट टाइम, किसी छोटे एरिया में कम समय के लिए। अब इसमें सारा चीज़ समझते हैं। देखिए तो ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। अगर फिगर दिया है एनसीईआरटी में तो थोड़ा बता देते हैं, बट इसमें ज़्यादा विस्तार से पढ़ना नहीं है, इसलिए ज़्यादा बताएंगे अभी नहीं। ठीक है कि 9th में पढ़ना है बहुत विस्तार से। तो देखिए इक्वेटर, यहाँ पर क्या आता है, इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि एकदम बीच वाला जगह होगा। देखिए ये होता है इक्वेटर। इक्वेटर में क्या होता है, प्रेशर बहुत ही क्या होता है, लो। हम बताए हैं आपको सूरज का गर्मी 100 से ज़्यादा कहाँ पर आएगा, इक्वेटर पर।
तो इक्वेटर पर गर्मी आएगा सबसे ज़्यादा, काहे कि बीच में है। गर्मी आएगा तो कथी होगा, हवा यहाँ के ऊपर उठेगा तो कथी नीचे के प्रेशर लो हो जाएगा। तो प्रेशर लो हो जाएगा तो जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा वो वाला हिन्ने भागेगा हवा। यहाँ पर बहुते हवा है, इक्वेटर के हवा गर्म होकर ऊपर उठ चुका है। तो इधर की हवा भरने के लिए इधर आएगा, इधर से हवा इधर जाएगा। तो हवा देखिए अब इधर जा रहा है, इधर से देखिए यहाँ इसको बोलते हैं अश्व अक्ष। ऊपर भी होता है अश्व अक्ष। यहाँ पर रहता है प्रेशर हाई, यहाँ पर ठंडा इलाका है इसलिए प्रेशर हाई है। तो इससे हवा इधर जाएगा, इससे हवा इधर जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रेशर हाई है, इससे हवा इधर जाएगा जा रहा है। ये होता है एकदम पोल पर बहुत ठंडा रहता है तो प्रेशर कथी रहेगा, हाई। तो हाई है तो देखिए इधर से हवा इधर आ रहा है, इधर प्रेशर हाई है मतलब बहुत ज़्यादा हवा है, तो भागेगा लो प्रेशर की ओर, तो यो एने कारी भागने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर रहता है सब पोलर लो प्रेशर, तो इसलिए हवा लो प्रेशर में भाग रहा है। ठीक है, तो इसका हिंदी देखिए क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड को बोलते हैं अश्व अक्ष। ये ना हॉर्स लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं अश्व अक्ष। ठीक है, ये पोलर मतलब ध्रुव, सब पोलर मतलब अधो ध्रुवीय, लो मतलब हल्का तो लो प्रेशर। ठीक है, अधो ध्रुवीय निम्न दाब। ठीक है, इसको बोलते हैं अश्व अक्ष। ठीक है, या लिख लीजिए हिंदी वाला, ये हो गया अश्व अक्ष। ठीक है, ये हो गया अधो ध्रुवीय निम्न दाब। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब। ठीक है, इक्वेटर मतलब एकदम बीच में विषुवत रेखा, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए, हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, डिटेल दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, बस फोटो दे दिया गया है। अब देखिए, अब साइक्लोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तूफान जो तो साइक्लोन कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ के हवा कथी हुआ, गरम हुआ, बहुत ज़्यादा दूर के हवा क्या हुआ, गरम हुआ के ऊपर भागा, आने कारी से ठंडा हवा तेज़ी से आया, तो एकदम तेज़ी से आएगा, ऐसे घूमते मतलब इस तरह से घूमते तूफान का रूप ले लेता है। ठीक है, साइक्लोन का रूप ले लेता है, तो इससे बहुत ज़्यादा तबाही होने लगता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, हवा का प्रेशर नीचे कम हो गया, तो लो प्रेशर वाला से जब तेज़ी से आता है इधर हवा, तो तेज़ी से आ रहा है जिसके कारण हवा इधर आता है और कभी कभी ऐसे घूमने लगता है, तो घूमने के कारण तूफान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये तूफान के साथ साथ वर्षा भी होता है। तो साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन आर अ वायलेंट स्टॉर्म विद ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड हेवी रेन, दे फॉर्म ओवर वार्म सी वेयर एयर प्रेशर इज वेरी लो। मतलब कथी है, एकदम बाप रे, मतलब गरम सी लेवल के पास में बनेगा। ठीक है ना, गरम हवा ऊपर जाएगा तब ना इधर से ठंडा आएगा, तो गरम जगह पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए चक्री तूफान बहुत तेज हवा और भारी वर्षा वाले भयंकर तूफान होते हैं जो समुद्र पर बनते हैं। 1999 में ओडिशा का सुपर साइक्लोन बहुत विनाशकारी था। इसके बारे में दिया गया है इस एनसीईआरटी में। अब अगर आपके पास बुक होगा तो देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, देखिए जो 1999 में आया था उसका स्पीड लगभग था 260 किलोमीटर का पर आवर, जिस कारण मतलब आंधी तूफान दाहर मतलब बाढ़ मतलब क्या होता है उसको, फ्लड सब आ गया था, घर सब तबाह हो गया था। ठीक है, मॉइस्चर यानी कि आर्द्रता, मान लीजिए कभी गर्मी के दिन में कथी होता है, वहाँ के सारा हवा नमी खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर से पसीना बहुत आता है। ठीक है ना, तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता कथी, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा है। हमारा ये वायुमंडल है, इसमें कितना जल है, कितना जल के बूंद है यानी कि जल वाष्प के मात्रा में, उसी को कहते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, वन ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई, मतलब देखिए अगर आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगा तो वायुमंडल में पहले से पानी बहुत ज़्यादा है, आप गर्म कपड़ा सुखाइएगा तो वायुमंडल में पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे सूखेगा। यही गर्मी में कथी होगा, वायुमंडल में आर्द्रता कथी है, कम है, वायुमंडल में जो पानी है ये कम है, तो आप कपड़ा सुखाइएगा जल्दी सूख जाता है गर्मी में। समझ में आया, आए एज एयर राइज एज इट कोल्ड्स वाटर वेपर कंडेंस्ड फ्रॉम क्लाउड। अब देखिए बादल कैसे बनता है, देखिए
इसको पूरा अच्छा से समझाते हैं बादल कैसे बनते हैं। रुकिए, देखिए यहाँ पर देखा हुआ है, मान लीजिए पानी है, पानी जलवाष्प बना, जलवाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर ऊपर गया तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो वर्षा मतलब छोटा छोटा बूंद बनेगा, आई बहुत सारा बूंद इकट्ठा होकर बादल बनेगा, आई बादल कहीं पहाड़ उहाड़ से टकराएगा, बारिश हो जाएगा। समझ में आया बारिश कैसे होता है? तो देखिए अब वर्षा के बारे में पढ़ते हैं। वर्षा भी होता है 3 प्रकार के। एगो कथी होता है, अगर एनसीईआरटी के बुक है तो देखिए फोटो निकाल के, एक होता है कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि संवहनीय वर्षा। मान लीजिए कोई हवा गर्म हुआ और गर्म होके ऊपर चला गया, ऊपर ऐसे मूव कर गया, गर्म होके ऊपर गया, अब ऊपर वही हवा में नमी की मात्रा है, वो वर्षा के बूंद बनेगा छोटा छोटा, अब फिर ऊपर सेगा, तो इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। ठीक है। एक होता है पर्वतीय वर्षा, दूसरा नंबर में आपका जो है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रिलीफ पर्वतीय वर्षा। ई कथी है, मान लीजिए कोई बादल बना, उहे गर्म होके बादल बना, आ बादल कोनो पर्वत से टकरा गया, तो पर्वत से टकरा गया तो फट जाएगा, तो फिर मॉइस्ट एयर राइज ओवर माउंटेन, मतलब बादल से टकरा के वर्षा होने के रिलीफ या रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। कोई कोई बादल फट जाता है, यानी कि बादल फटता ही का इसका मतलब होता है एक ही जगह बहुत सारा, मतलब बहुत तेज़ से बहुत ज़्यादा पानी गिरना बारिश के माध्यम से, उसको कहते हैं बादल फटना। पहाड़ से टकरा के बादल फट जाता है। अभी तो एक दिन पहले उत्तराखंड के में बादल फटने से पूरा गाँव दह गया था। साइक्लोनिक रेनफॉल कथी, चक्रवाती वर्षा। तो ये कैसे होगा, जब बहुत लो प्रेशर हो जाएगा तब साइक्लोनिक प्रेशर चक्रवाती वर्षा होगा। ठीक है ना। इसमें कथी होगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा। अब बारिश बरस रहा है, ये गर्म हवा ऊपर नीचे, मतलब गर्म हवा ठंडा हवा इधर आ रहा है, गर्म हवा जा रहा है, मतलब हवा भी बह रहा है और बारिश भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो 3 प्रकार के वर्षा होता है, इसका डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो आता है, मन होगा तो देख लीजिए। जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे चारों ओर के वायुमंडल के परत है। कौन सा गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। कौन सा गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट, गर्मी कैसे होता था, कार्बन डाइऑक्साइड। वेदर कथी है, दिन प्रतिदिन चेंज होने वाला था, डेली कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। 3 टाइप के रेनफॉल कौन कौन सा है, कन्वेंशनल, ऑरोग्राफिक और साइक्लोनिक। एयर प्रेशर क्या है, प्रेशर जो हमारे अर्थ पर लगता है, पृथ्वी पर लगता है, वायुमंडल वही एयर प्रेशर। ये सब देख लीजिएगा, या की टर्म कुछ कुछ। ये चैप्टर खत्म हो गया, धन्यवाद। ठीक ठाक लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।